ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट हो चुके हैं, लेकिन पीस का कोई नाम निशान नहीं है। वक्त की बड़े बड़े एम्पायर्स रूंघते चले गए, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, रशिया और अमेरिका जैसी सुपर पावर्स भी कुछ न कर सके। एक ऐसा ग्राउंड जो पिछले 200 सालों से ब्लड बहता गया, जिसके ऊपर ये ग्राउंड है मिडिल ईस्ट। अगर मिडिल ईस्ट की बात करें तो 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आज तक मिडिल ईस्ट में एक खून रेस जंग है, जिसमें रिलीजन, टेरिटरी और कल्चर का इन्फ्लुएंस होता रहा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए वो था ऑयल डिस्कवरी। ये क्राइसिस रिसेंट क्राइसिस नहीं है, बल्कि 18th सेंचुरी से लेके जब से मिडिल ईस्ट बॉर्डर्स डिसाइड किए गए थे। इस कहानी का शुरुआत हम 18th सेंचुरी से करते हैं, जबकि मिडिल ईस्ट कई सौ सालों तक टर्किश ऑटमन एम्पायर की अंडर कंट्रोल रहा था। 16th सेंचुरी से लेके 17th सेंचुरी तक ये एम्पायर ऑस्ट्रो हंगरी से लेके यमन तक फैले हुए थे, जिसमें ज्यूज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, पारसी, अरब्स और कुर्ड्स रहते थे। और फिर 19th सेंचुरी की बात ऑटमन एम्पायर की डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। वो इसलिए कि ब्रिटिश एम्पायर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा था एशिया के अंदर। ब्रिटिश एम्पायर को सबसे बड़ा खतरा ऑटमन एम्पायर से था, बिकॉज उसकी कंट्रोल को एशिया से यूरोप तक रोकने के लिए ऑटमन एम्पायर ही था। ऑटमन एम्पायर को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश ने मिडिल ईस्ट में अपना कॉलोनीज बनाना शुरू कर दिए। 1820 में ब्रिटिश एम्पायर ने यूएई के साथ एग्रीमेंट किया था, 1839 में यमन के साथ एग्रीमेंट करते हैं और 1861 में बहरीन के साथ एग्रीमेंट करते हैं और 1888 में इजिप्ट के साथ एग्रीमेंट करते हैं। और ब्रिटिश ने इन सारे एरियाज को अपने कंट्रोल में ले लिया था। इजिप्ट का कंट्रोल आते ही ब्रिटिश के हाथों में सुएज कैनाल आ गया था। उनके लिए ऑटमन एम्पायर को अवॉइड करके एशिया तक पहुंचना बहुत आसान हो गया था। ऑटमन एम्पायर ने ब्रिटिश की बढ़ते हुए कंट्रोल को देखकर सोचने लगा, अगर ब्रिटिश का पूरा कंट्रोल मिडिल ईस्ट में आ गया तो ऑटमन एम्पायर का क्या बनेगा। इसलिए वर्ल्ड वॉर 1 में ऑटमन एम्पायर ने जर्मनी के साथ देना शुरू कर दिया था। और यही वो वक्त था जब ब्रिटिश और फ्रांस ने ये डिसाइड किया था कि ऑटमन एम्पायर का खात्मा बहुत जरूरी था। इस प्लान को ज्यादा इन्फ्लुएंस करने के लिए ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता है, जिसको बाद में नाम दिया गया साइकास-पाइकॉट एग्रीमेंट, जो आज के दौर में पेरिस और लंदन है। इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग वर्ल्ड वॉर 1 की बाद पूरा मिडिल ईस्ट ब्रिटिश की अंडर कंट्रोल चला जाएगा, लेकिन कुछ स्टेट्स जैसे कि जॉर्डन, इराक और कुवैत, कतर, बहरीन की कुछ पार्ट्स अरब इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनेंगे, लेकिन रहेंगे ब्रिटिश के अंडर कंट्रोल। दूसरी तरफ सीरिया और उनकी नेबरिंग पार्ट्स भी अरब इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनेंगे, लेकिन रहेंगे फ्रेंच की अंडर कंट्रोल। और तीसरी तरफ इसराइल एंड फलस्तीन को इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की अंडर कंट्रोल दिया गया था। इन बॉर्डर्स को डिसाइड करते वक्त लैंग्वेज, एथेनिसिटीज, कल्चर्स और रिलीजन को बिल्कुल भी इग्नोर किया गया था। यही वो सबसे बड़ी गलती थी जिसकी वजह से आज तक मिडिल ईस्ट एक ब्लडी ग्राउंड बन चुका है। फिर 1971 में एक डिक्लेरेशन साइन होता है, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने जर्मनी में मौजूद ज्यूज कम्युनिटी से ये वायदा किया था कि वो फलस्तीन में ज्यूज कम्युनिटी के लिए फलस्तीन में एक ज्यूज सेपरेट स्टेट्स बनाने में हेल्प करेंगे। इस डिक्लेरेशन को बाद में नाम दिया गया बेल्फोर डिक्लेरेशन। बेल्फोर डिक्लेरेशन का मकसद ही इसराइल क्रिएट करना था। और इसराइल क्रिएट करने के बाद ब्रिटिश और फ्रांस जैसे ही निकलेंगे मिडिल ईस्ट से, उनका जो कंट्रोल आएगा वो इसराइल के हाथों में ही चला जाएगा। और फिर फ्यूचर में सबको पता था कि इसराइल ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाला था। ये वो टाइम था जब वर्ल्ड सुपर पावर्स ऑयल डिस्कवरी की तलाश में थे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 की बाद ये डिसाइड किया गया था कि 21वीं सेंचुरी में दुनिया के ऊपर वही राज करेगा जिसका पूरा कंट्रोल ऑयल पर होगा। इस वक्त दुनिया की सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसर अमेरिका था। ब्रिटिश को 80% ऑयल अमेरिका सप्लाई कर रहा था, मगर अमेरिका के प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन थे जो एम्पायर की कॉन्सेप्ट के खिलाफ थे। वो इसलिए ब्रिटिश अमेरिका को अनस्टेबल समझता था। वो हर कीमत पर अमेरिका से अपना ऑयल डिपेंडेंसी खत्म करना चाहता था। इसलिए पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर एक मिथ और कंपटीशन था ऑयल डिस्कवरी का। उस जमाने में ऑयल सबसे पहले ईरान में डिस्कवर किया गया था, लेकिन तमाम थोड़े क्वांटिटी में थे। इसलिए ब्रिटिश पूरी मिडिल ईस्ट में तमाम तेजी से ऑयल ढूंढने की कोशिश कर रहा था। इस रिसर्च को काफी साल और भी लगने थे। 1990 में वर्ल्ड वॉर 1 की बाद जंग जीतने वाले अलाइज कंट्रीज वर्साइल्स में मिले और एक एग्रीमेंट साइन होता है, जिसको बाद में नाम दिया गया ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स 1919 में साइन होता है।
स्टेटी में मिडिल ईस्ट की बॉर्डर्स को दोबारा चेंज किया गया और अगेन वही बात कि उसमें कल्चर्स, रिलीजन्स, कल्चर्स, एथेनिसिटीज का कोई भी ख्याल नहीं रखा गया। एक साल बाद एक और एग्रीमेंट साइन होता है जिसको ट्रेटी ऑफ सेवर्स भी कहते हैं। ये ट्रेटी ऑफ सेवर्स 1920 में साइन होता है, जिसमें ओटमन एम्पायर को टुकड़ों में डिवाइड किया गया था। फिर पूरी मिडिल ईस्ट को दोबारा फ्रेंच और ब्रिटिश की अंडर कंट्रोल दिया गया। टर्किश गवर्नमेंट अगले 2 साल तक अलाइज के खिलाफ लड़ता रहा। आखिरकार 1923 में सारे अलाइज एक टेबल पर बैठ के तुर्किश गवर्नमेंट के साथ एक ट्रेटी पे साइन करते हैं। बाद में इसको नाम दिया गया ट्रेटी ऑफ लासाना। ये ट्रेटी ऑफ लासाना 1923 में अगेन साइन होता है, जिसमें मॉडर्न डे टर्की वजूद में आई। इस ट्रेटी के बाद ऐसे बहुत से ग्राउंड रियलिटीज थे जिसको बिल्कुल भी इग्नोर किया गया था। इस तरह कुछ प्रॉब्लम्स कुर्ड्स के साथ भी हुए थे। कुर्ड्स मिडिल ईस्ट की डिफरेंट पार्ट्स में रहते थे, इसलिए इन सब की पूरी मिडिल ईस्ट में मिनॉरिटी भी था, जिसके नतीजे में आज तक कुर्ड्स मूवमेंट्स चलता आ रहा है। और एक प्रॉब्लम भी था, जैसे ओटमन एम्पायर की पार्टीशन में मोसूल, बगदाद, बोसरा के लोगों को एक जगह इकट्ठा किया गया था और बाद में नाम दिया गया इराक। इस पूरी एरिया में डिफरेंट लोग रहते थे, कुर्ड्स, सुन्नी, शिया, मुस्लिम्स, इन सारों की मिनॉरिटी था, जो आगे जाके ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाले ही थे। दूसरी तरफ इराक से कुवैत सेपरेट किया गया, जिसके नतीजे में इराक और कुवैत की वॉर भी हुआ था। इस तरह लेबनान को सेपरेट करके फ्रेंच की कंट्रोल दिया गया इंडिपेंडेंट स्टेट की फॉर्म में। लेबनान में 80% क्रिश्चियंस रहते थे और 20% मुस्लिम्स रहते थे। तीसरी तरफ क्रिश्चियंस, अलवीज, शिया, साइंस, कुर्ड्स को इकट्ठा करके बाद में इसको नाम दिया गया सीरिया। हालांकि ये डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट कल्चर के लोग थे, एक साथ कैसे रह सकते? क्या ये पॉसिबल था? क्या ये लोग फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाले थे? फिर 1930 में टर्किश एम्पायर ने फ्रेंच को प्रेशराइज किया कि सीरिया की प्रोविंस अलेक्जेंड्रा को टर्की में शामिल किया जाए, जो कि उस वक्त शामिल नहीं था, बिकॉज वहाँ की मेजॉरिटी टर्किश थी। अब क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में टर्की ने जर्मनी के साथ दिया था, अब फ्रांस को भी डर लगने लगा था कि अगर तुर्की की बात नहीं मानी गई तो कहीं ऐसा ना हो कि तुर्की दोबारा जर्मनी के साथ देकर प्रॉब्लम्स खड़ा न करे। और फिर 1930 में फ्रांस ने अलेक्जेंड्रा को सेपरेट करके 1939 में यानी वर्ल्ड वॉर 2 से पहले वापस कर दिया, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया सिविल वॉर में थी। अलेक्जेंड्रा यानी इस एरिया को आज अंताकिया कहा जाता है। अब इस टेरिटरी को टर्की और सीरिया के बीच में तनाव है। सीरिया आज अंताकिया को अपना हिस्सा मानता है। इस तरह सीरिया और इराक की मेन वाटर सप्लाई यूफ्रेट्स और टिगर वैली से आते हैं और ये दोनों दरिया टर्की से निकलते हैं। अब टर्की ने इन दोनों रिवर्स के ऊपर डैम्स बनाए, जिसकी वजह से आज टर्की, सीरिया, इराक के बीच की प्रॉब्लम्स है। और दूसरी तरफ 1930 में अरब वर्ल्ड में ऑयल डिस्कवरी एक बहुत उरूज पर था और ऑयल मेन वजह था पूरी दुनिया के लिए, ताकि वो मिडिल ईस्ट में अपना इंटरेस्ट लेना शुरू कर दे। इधर इराक में मोसूल और बगदाद के करीब ऑयल डिस्कवर हुआ था। इन दोनों एरियाज में शिया मुस्लिम और शिया कुर्ड्स कम्युनिटी रहते हैं। 1938 में सऊदी अरबिया की ईस्टर्न बॉर्डर में तेल डिस्कवर हुआ, स्पेशली इन दैट एरिया शिया मुस्लिम्स रहते हैं। सेम 1938 में कुवैत में भी ऑयल डिस्कवर हुआ था काफी मिकदार में, लेकिन यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट भी है कि कुवैत किसी जमाने में इराक का हिस्सा था। आगे जाके ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाला था। दूसरी तरफ सीरिया 1956 में सीरिया की नॉर्दर्न साइड ऑयल डिस्कवर हुआ था और सारे एरिया में कुर्ड्स रहते हैं, यानी कि 50% ऑयल डिस्कवर हुआ था, लेकिन इस एरिया में डिफरेंट रिलीजन और कल्चर्स के लोग रहते थे। और इस वजह से इस पीरियड में बड़े प्लेयर्स जैसे कि ब्रिटिश, अमेरिका, सोवियत जैसे प्लेयर्स भी डीप इंटरेस्ट लेने लगे और ब्रिटिश ने मिडिल ईस्ट को कुछ ऐसा शेप दिया जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट एक प्रॉक्सी वार ग्राउंड बन चुका था। ब्रिटिश ने फलस्तीन में एक ज्यूज स्टेट्स बनाए और जर्मनी या यूरोप से आने वाले सारे लोगों को इसराइल में उन्होंने सेटल किया। अब डिफरेंट रिलीजन और कल्चर्स के लोग एक साथ कैसे रह सकते हैं, क्योंकि ये बात सबको पता था कि इसराइल आगे जाके एक प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला था पूरी मिडिल ईस्ट के साथ। तो फिर 1947 में यूएन ने फलस्तीन को 2 हिस्सों में डिवाइड किया था, जिसमें 62% इसराइल को दिया गया और 38% फलस्तीन को दिया गया। अब एक प्रॉब्लम है यहाँ पर, जबकि फलस्तीन के अंदर जो मेजॉरिटी था वो 1/3 मेजॉरिटी मुसलमानों के था, तो मुसलमान उसके बावजूद भी मुसलमानों को 38% दिया गया।
اس کا مین وجہ یہ تھا کہ گریٹر اسرائیل بنانا تھا۔ اب ریلیجن کی امپورٹنٹ کی وجہ سے یروشلم کو انٹرنیشنل ایڈمنسٹریشن کی انڈر کنٹرول دیا گیا تاکہ آنے والے وقتوں میں کوئی اسرائیل کے ساتھ پرابلمز کریٹ نہ کر سکے۔ پلان کمپلیٹ ہونے کے بعد ایک ہی سال اندر 1948 میں برٹش واپس چلا گیا اور اسرائیل نے انڈیپینڈنس ڈکلیئر کر دیا، جس کے نتیجے میں لاکھوں معصوم جانیں چلے گئے تھے۔ اسرائیل کی انڈیپینڈنس کو کسی عرب ورلڈ نے ایکسپٹ نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے عرب ورلڈ نے اسرائیل پر وار ڈکلیئر کیا تھا، جس کے نتیجے میں اسرائیل کو نقصان تو نہیں ہوا لیکن الٹا 60% اسرائیل نے مڈل ایسٹ کے اوپر قبضہ کیا تھا۔ اس جنگ کے نتیجے میں 95% فلسطینین تھے وہ عرب ورلڈ کو چھوڑ کر کہیں اور سیٹل ہونے لگے، اور کچھ لوگ لیبنان میں سیٹل ہونے لگے، لیکن اس مائگریشن نے لیبنان پہ کافی ڈیڈ امپیکٹ بھی پڑا تھا۔ اب لیبنان میں مسلم میجورٹی اسٹرانگ ہونے لگا۔ اس ڈیموگرافک چینج نے یعنی کہ 1975 سے لے کے 1990 تک اس ڈیموگرافک چینج نے لیبنان کے اندر ایک سول وار کریٹ کر دی، اور دوسری طرف پوری دنیا کے جیوز یروشلم میں سیٹل ہونے لگے۔ اب فلسطین کی اس ایریا میں مسلمز کم اور جیوز زیادہ ہونے لگے۔ اب کیونکہ عرب ورلڈ پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا تو یورپ سے آئے بڑے بڑے لوگوں نے انٹرنیشنل ایڈمنسٹریشن کو ریکویسٹ کیا کہ ان کو ڈیفنس سسٹم دیا جائے تاکہ وہ اپنی نیشنل اور ریلیجن کو پروٹیکٹ کر سکیں۔ اب 1954 میں ایجپٹ کا پریزیڈنٹ جمال عبد الناصر بنتا ہے۔ ناصر کا ایک ڈریم تھا، اس کا ڈریم یہ تھا کہ پوری عرب ورلڈ ایک جگہ ایک سنگل پوائنٹ میں اکٹھا ہو کر ہر اس اینٹی کے ساتھ وار ڈکلیئر کیا جائے گا جو عرب کے خلاف ہیں۔ وہ اسرائیل سے لے کے یورپ اور یورپ سے لے کے ہر اس اسٹیٹ کے خلاف ہوں گے جس کی عرب ورلڈ کے ساتھ پرابلمز ہیں۔ لیکن جمال عبد الناصر وہ کویت اور سعودی عرب کے خلاف تھے، وہ اس لیے کہ یہ دونوں امریکہ کی قریب ہوتے جا رہے تھے، اس لیے عبد الناصر نے ان کو عرب ورلڈ کی دشمن قرار دیا تھا۔ اب 1956 میں ناصر نے سوئس کینال بند کر دی، جس کے نتیجے میں فرانس، برٹش اور اسرائیل نے مل کے ایجپٹ پر اٹیک کیا تھا، لیکن کچھ حد تک ایجپٹ یہ وار جیت گیا تھا اور پوری عرب ورلڈ میں جمال عبد الناصر کی ترانے تھے۔ اور پھر نیشنل آئیڈیالوجی کو لے کے یمن نے 1962 میں یمنی گورنمنٹ کے بیچ میں ایک سول وار کریٹ کر دی، اور یہی وہ وار تھی جس میں پراکسی پلیئرز کی انٹری بھی ہوئے تھے۔ سعودی عربیہ، کویت، جارڈن جیسے کنٹریز اس وار زون میں آ گئے تھے بیکاز ان پریڈکشنز کل کو یہی آئیڈیالوجی ان کنٹریز کے بیچ میں انفلوئنس ہو سکتا تھا، اس لیے ان سب کنٹریز نے مل کے امریکہ کے ساتھ دے کر یمنی آئیڈیالوجی کو ڈسٹرائے کرنے کی کوشش کی۔ دوسری طرف عبد الناصر نے پوری مڈل ایسٹ کی نیشنلسٹ آئیڈیالوجی کو سپورٹ کیا، اکنامکلی، پولیٹیکلی، سوشلی، تاکہ وہ نیشنل آئیڈیالوجی کو پوری ایشیا کے اندر انفلوئنس کر سکے۔ ایجپٹ اس وقت انٹرنل سول وار میں تھا، تو دوسری طرف سے اسرائیل نے 1962 میں ایجپٹ پر اٹیک کر دیا اور غازہ اسٹرپ پر قبضہ کیا تھا۔ ایک بار پھر ایجپٹ نے سوئس کینال بند کر دی اور 8 سال تک یہ کینال بند رہی، کیونکہ عبد الناصر اس ہار سے بہت ڈس اپوائنٹڈ تھا۔ اور پھر 1970s میں جمال عبد الناصر کا ڈیتھ ہوتا ہے، اور پھر دوبارہ ایجپٹ کا حال وہی ہوتا ہے۔ یہی وہ سال تھا جب برٹش نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ اب وہ مڈل ایسٹ اور پرشین گلف کنٹریز کو سیپریٹ کر رہا ہے، اور ایک سال بعد اگین وہی بات یو اے ای اور پرشین گلف کنٹریز کو انہوں نے بھی آزاد کرایا تھا۔ برٹش کے جانے کے بعد امریکہ نے اس ایریا میں انٹرسٹ لینے لگا، کیونکہ اب وہ ایک مست ہاتھی کی طرح رائزنگ پاور تھا پوری دنیا کے اندر۔ ایک اور بات، جس ایریا میں دنیا کی 50% آئل ہے اور وہاں پہ امریکہ کا نہ ہونا یہ ناممکن ہے۔ ایک بار پھر عرب ورلڈ ایک سول وار کی طرف چل پڑا۔ عرب ورلڈ کا ایک کوٹیشن ہے، جہاں پر اسرائیل اور امریکہ ہو وہاں پر وار نہ ہو یہ ناممکن ہے۔ اس عرصے میں عرب اسرائیل وار ہوتا ہے جس کی ونر اسرائیل ہی ہوتا ہے، اور پھر 1980s میں ایجپٹ نے اسرائیل کو ریکگنائز کیا، اور ایک سال بعد اسی وجہ سے ایجپٹین پریزیڈنٹ کو بھی ایکسینیٹ کیا گیا تھا، یہ 1981 میں۔ اس طرح لبنان میں لیبنینس اور لوکل لوگوں کے بیچ میں ایک سول وار سٹارٹ ہوا تھا جو 1975 سے لے کے 1990 تک رہے تھے۔
एक तरफ ईरान में सिविल वार था और दूसरी तरफ ईरान में एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन आई थी जिसको ईरानियन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। इन 1979 में रूहुल्लाह खामनाई ने ईरान पर कंट्रोल ले लिया था। इस अरसे में ईरान कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुका था, जिसमें ईरान को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया था, एक शिया मुस्लिम्स, दूसरा था सुन्नी मुस्लिम्स। अब रूहुल्लाह खामनाई खुद एक शिया था, वो शिया आइडियोलॉजी को पूरी दुनिया के अंदर इन्फ्लुएंस करना चाहता था। अब जहाँ पे सऊदी अरब, यमन, बहरीन, इराक की सुन्नी आइडियोलॉजी को खतरा महसूस होने लगा। इस टाइम इराक के अंदर सद्दाम हुसैन पावर में आए। सद्दाम हुसैन खुद एक सुन्नी था और वो सुन्नी आइडियोलॉजी को इन्फ्लुएंस करना चाहता था पूरी दुनिया के अंदर। तो सद्दाम हुसैन ने सोचा अगर ये ईरानी रेवोल्यूशन इराक तक पहुंचा तो इराक उसके हाथों से निकल जाएगा, क्योंकि इराक की मोस्टली ऑयल रिजर्व्स थे वो शिया इराक में थे। इस ईरानी रेवोल्यूशन को सद्दाम हुसैन ने खत्म करने की कोशिश की। फिर उन्होंने 1980s में ईरान पर अटैक किया। ये जंग 8 साल तक चलती रही, जिसमें सऊदी अरबिया, अमेरिका और कुवैत ने सद्दाम हुसैन की सपोर्ट की इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली, और उन्होंने हथियार देना भी शुरू कर दिए। फिर 1988 में ईरान इराक वार बगैर किसी नतीजे में खत्म हुई। इस वार ने इराक को इकोनॉमिकली बहुत डैमेज किया। इस जंग में ज्यादातर कुवैत ने सद्दाम हुसैन की सपोर्ट की थी। बाद में जब इकोनॉमिकली इराक डैमेज हुआ तो सद्दाम हुसैन ने कुवैत को स्पेशल रिक्वेस्ट किया कि उनकी $65 बिलियन उनको माफ कर दिया जाए, ताकि उन्होंने जंग के दौरान उसको दिए थे। लेकिन कुवैत गवर्नमेंट ने माफ करने से इनकार किया था, तो उल्टा सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर अटैक किया और कुवैत की सारे ऑयल रिजर्व सद्दाम हुसैन की कंट्रोल में आ गए थे। सद्दाम हुसैन अब दुनिया की 25% ऑयल रिजर्व का मालिक था। सद्दाम हुसैन ने इराकी आर्मी को सऊदी अरबिया बॉर्डर्स पर लेके आए, क्योंकि अब वो सऊदी अरबिया की ऑयल को कंट्रोल में लाना चाहता था। उसके बाद दुनिया की 50% ऑयल सिर्फ एक आदमी की हाथ में जाना था, उसका नाम था सद्दाम हुसैन। लेकिन ये बात यूरोप और अमेरिका जैसे सुपर पावर्स को पसंद ना आई, तो फिर सऊदी और अमेरिका ने मिलके इराक पर अटैक किया था और पूरी मिलिट्री के साथ। और फिर 1990 में अमेरिका ने पूरे नेटो के साथ, यानी कि 32 ममालिक के साथ इराकी आर्मी पर उन्होंने अटैक किया था और मुकम्मल 1 साल के बाद उन्होंने कुवैत को आजाद कर लिया इराक से। अमेरिका अब पर्शियन गल्फ और मिडिल ईस्ट कंट्रीज में सुपर पावर बन चुका था। अमेरिका ने अब इन सारे रीजन में मिलिट्री बेस बनाना शुरू कर दिए, जिसमें बहरीन, कतर, यूएई भी शामिल थे। अमेरिका ने अपना 5वां बड़ा शिप इधर बहरीन में खड़ा किया है। इन्होंने कतर में एक एयर बेस भी बनाया था और जहां से इस मिडिल ईस्ट को और सेंट्रल एशियन कंट्रीज पर नजर रखता है। और फिर यूएई में अमेरिका की मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी लगा हुआ है। लेकिन मिडिल ईस्ट की ईस्टर्न साइड पे आए तो सऊदी अरबिया एंड ईरान एक दूसरे के सामने हैं, लेकिन बीच में यूएस इंटरफेरेंस करता रहता है। अब अगर मिडिल ईस्ट की साउथर्न साइड पर आए तो यमन में एक सिविल वार है, जिसमें सऊदी अरबिया, ईरान, यूएस भी शामिल हैं। अगर ऊपर आए तो सीरिया ऑलरेडी एक प्रॉक्सी वार में है, जिसमें ईरान, रशिया, अमेरिका, सऊदी अरबिया एंड यूएई भी शामिल हैं और ये सारे कंट्रीज इंटरफेरेंस करते रहते हैं। अगर इराक की बात किया जाए तो सद्दाम हुसैन की बाद अल-कायदा और आईएसआईएस ने इस वैक्यूम को फिल करने की कोशिश की है, जिसकी नतीजे में आज तक मिडिल ईस्ट एक ब्लडी ग्राउंड बन चुका है, जिसमें लाखों और करोड़ों मासूम जान गंवा चुके हैं। अब अगर टर्की और सीरिया की बात करें, टर्की और सीरिया के बीच में कभी और किसी वक्त भी जंग हो सकता है, क्योंकि ये जो कोर्स मूवमेंट्स चलते आ रहे हैं, जब कोर्स को डिवाइड किया गया था ब्रिटिश ने, उस वक्त कल्चर, इथेंसिटीज, रिलीजन्स, इन सारी चीजों को नजरअंदाज किया गया था। कुर्ड्स कभी और किसी वक्त भी टर्की से अपना हिस्सा निकाल सकते हैं और ये इंडिपेंडेंस मूवमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अब अगर कंक्लूजन की बात किया जाए तो 3-4 ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आज तक मिडिल ईस्ट ब्लडी ग्राउंड है, जिसमें बॉर्डर डिसीजंस, ऑयल रिजर्व्स, इथेंसिटीज, कल्चर्स का कोई ख्याल नहीं रखा गया। ये इश्यूज 100 साल पहले डिसाइड किए गए बॉर्डर डिसीजंस थे, जिसमें इंसानियत का कोई ख्याल नहीं रखा गया, उसकी कल्चर्स और रिलीजन्स को नहीं देखा गया, बल्कि 100% अपनी इंटरेस्ट को देखा गया।